मैं डॉक्टर सुनील बिजला आप सबको अपने YouTube चैनल अतुल्य अकादमी पर स्वागत करता हूं और स्वागत है आपके मोबाइल ऐप अतुल्य अकादमी बाय डॉक्टर सुनील बिजला पर। मित्रों, आज हमारी जो साहित्यिक की जो क्लास है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो पहुंच चुका है लोचन प्रसाद पांडे पर। द्विवेदी युग का एक ऐसा लोचन प्रसाद पांडे एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिन्होंने साहित्य वाचस्पति की उपाधि भी प्राप्त की थी। बात सन 1886-87 की है। कुछ क्योंकि आप रामचंद्र शुक्ल की किताब पढ़ेंगे और दूसरे की किताब पढ़ेंगे तो एक वर्ष की तिथि इधर उधर है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2 जनवरी सन 1887 का इनका जन्म हुआ। कहीं कहीं मिलता है कि 1886 में इनका जन्म हुआ। बालपुर बिलासपुर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और बताया जाता है कि इन्होंने जो साहित्य लेखन के प्रति इनका जो रुझान था वो इनके पिता की वजह से हुआ। लोचन प्रसाद पांडे पर साहित्य का प्रभाव पड़ा, इसका मतलब ये नहीं था कि इनके परिवार में अन्य किसी के ऊपर साहित्यिक प्रभाव नहीं पड़ा। और ये जो परिपाटी थी साहित्य लिखने की, जो एक कला थी साहित्य लिखने की, जो धारा प्रवाहित हो रही थी इनके घर में, वो इनके ऊपर तो पड़ी ही पड़ी। इनके अनुज, इनके छोटे भाई जिनका नाम मुकुटधर पांडे मिलता है, और उन्होंने भी साहित्यिक रचना की और क्या खूब की। छायावाद शब्द का प्रस्तोता लिखित तौर पर, छायावाद शब्द का प्रस्तोता लिखित तौर पर मुकुटधर पांडे को माना जाता है। मुकुटधर पांडे ने सबसे पहले छायावाद नाम का प्रयोग किया था। ऐसी बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी स्वीकार किया है, क्योंकि इनकी रचना कुरर के प्रति या मुरर के कहीं कहीं मिल जाती, कुरर के प्रति कहीं कहीं कुछ और नाम मिल जाता है, तो कुरर के प्रति नामक रचना को छायावाद की प्रथम रचना भी माना जाता है। अब जो भी रहा हो, लेकिन इन दोनों भाइयों को हिंदी साहित्य में पांडे बंधु के नाम से जाना जाता है। पांडे बंधु जो हुआ करते थे, उन्होंने न केवल द्विवेदी युग को मजबूत करने का कार्य किया, बल्कि छायावाद का भी आभास अपनी रचनाओं में देने लगे थे। मित्रों, बात 1906 की है। सबसे 1906 की बात है कि लोचन प्रसाद पांडे ने एक ग्रंथ लिखा सन 1906 में, जिसका लोचन प्रसाद पांडे 1906 ईस्वी में इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम प्रवासी मिल जाता है। प्रवासी नामक रचना 1906 ईस्वी में इन्होंने प्रवास में जीवन कैसे बिताया जाता है, यानी अपने घर से बाहर जब जाकर हम, चाहे वो अपने ही देश के किसी अन्य राज्य में जाए या अपने ही जिले के किसी अन्य स्थान पर जाए या अपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाए, तो उस हिसाब में और अपने घर के रहने के हिसाब में क्या अंतर होता है, इसको इन्होंने बहुत ही बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य किया था सन 1906 ईस्वी में। ये जो सिलसिला प्रारंभ हुआ तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं मिली। जैसे इनकी एक रचना महानदी मिलती है, तो वो जो है ढूंढाड़ी या आप कह लीजिए कि उड़िया तर्ज पर, उड़िया भाषा में उसको प्रस्तुत करने का कार्य इन्होंने किया। अर्थात ये इनकी पकड़ न केवल हिंदी पर थी, उड़िया में भी थी, असमिया में भी थी, कहा जाता है तेलुगु भी जानते थे, तो ये विद्वान बहुभाषाविद थे। लोचन प्रसाद पांडे महानदी को लिखा। इसके साथ साथ इन्होंने एक बेहतरीन वीर रस की रचना लिखी थी जिसे मेवाड़ गाथा कहा जाता है। मेवाड़ गाथा को लेकर के इन्होंने भारतीयता के संदर्भ में ऐतिहासिकता को उकेरने का कार्य किया कि भारत का स्वर्ण युग क्या था, वास्तव में ऐतिहासिकता किस प्रकार से जन्मी। तो ऐतिहासिकता के तत्व को लेकर के, पौराणिक कथाओं के आधार पर नहीं, ऐतिहासिकता के आधार पर इन्होंने मेवाड़ गाथा नामक ग्रंथ को लिखा था। अद्भुत बात यह थी कि इस व्यक्ति की एक रचना थी जिसे पद्य पुष्पांजलि कहा जाता है, और पद्य पुष्पांजलि नामक रचना को इन्होंने जब लिखा तो इनकी जो प्यास थी लिखने की वो पूरी नहीं हुई। इन्होंने पद्य पुष्पांजलि को दो बार लिखा, यानी पद्य पुष्पांजलि भाग 1, पद्य पुष्पांजलि भाग 2, लेकिन भाग 2 भाग 1 नहीं, बल्कि ये कहा जाता है पद्य पुष्पांजलि 2 बार इन्होंने लिखा या 2 ठू लिखा। पद्य पुष्पांजलि कितनी बार लिखा, तो 2 बार इन्होंने लिखा। और उसमें प्रकृति के रूप सौंदर्य का रूप वर्णन है ही, उसमें स्त्री के श्रृंगार का भी इन्होंने जबरदस्त वर्णन किया हुआ। यानी इनकी यहां हम रीतिकाल की परिपाटी तो देखते ही हैं, मेवाड़ गाथा लिखकर के वीर गाथा की जो इन्होंने एक धारा प्रवाहित की है, उससे हम राष्ट्रीयता का भाव भी देखते हैं। यानी आधुनिकता और रीतिकाल दोनों, आधुनिकता और परंपरा दोनों को जोड़ने का कार्य हमें ललित विलोचन शर्मा के यहां मिल जाता है, लोचन प्रसाद पांडे के यहां मिल जाता है। लोचन प्रसाद पांडे को साहित्य वाचस्पति की भी उपाधि मिली थी, और इसके साथ साथ काव्य विनोद की भी इनको उपाधि प्राप्त हुई थी। काव्य विनोद और साहित्य वाचस्पति 2 उपाधियों प्राप्त करने वाले कौन थे? लोचन प्रसाद पांडे थे, और इनके विषय में कहा जाता है ये पांडे बंधु के नाम से भी खूब विख्यात हुए। चलिए देखते हैं कि इनके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो परीक्षा उपयोगी हो सकती हैं, जो परीक्षा से रिलेटेड हो सकती हैं। तो जितनी चीजों को लिखूंगा, अगर हम अंडरलाइन कर रहे हैं तो उसको हल्के में ना लें, बल्कि उसको गंभीरता के साथ आप उसको पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, हम इनकी जन्म की बात कर लें, लोचन प्रसाद पांडे के जन्म की हम अगर बात कर लें और समय की बात करें, तो वास्तव में इनका जो समय है हमने बताया कि 1886 कहीं मिलता है और कहीं कहीं 1887 मिलता है। जो भी हो, 1887 2 जनवरी आप कह सकते हैं, 2 जनवरी सन 1887 में इनका जन्म हुआ। कहीं कहीं 86 मिलता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, दोनों ध्यान में रखेंगे। और हुआ कहां था? जी हां, बालपुर। कहां पर? जी हां, बालपुर कहां है? तो आप कह सकते हैं बिलासपुर में है। और बिलासपुर कहां, अगर ये पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में है। जी हां, बालपुर बिलासपुर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु का जो समय है तो यही इसी समय स्पष्ट कर लेते हैं। और वास्तव में इनकी मृत्यु 1959 ईस्वी में हुई थी, यानी आजादी के ठीक बाद, ये कह सकते हैं 12 साल बाद ही सही। तो इनकी मृत्यु 1959 ईस्वी में हुई थी, वही मध्य प्रदेश में। मित्रों, इन्होंने अपने जीवन में जो उपाधियां प्राप्त नहीं हुई थी, अगर हम उन उपाधियों की बात करें, अभी मैंने आपको बताया था, एक उपाधि इनको मिली थी काव्य विनोद की। कौन सी मिली थी? जी हां, काव्य विनोद नामक इनको एक उपाधि मिली थी। और हम दूसरी उपाधि की बात करें तो एक दूसरी उपाधि इनको मिली थी साहित्य वाचस्पति। कौन सी? जी हां, साहित्य वाचस्पति। ये 2 बेहतरीन इनको उपाधियां प्राप्त हुई थी। इन उपाधियों का एक ही कारण था कि वो मिलने का, क्योंकि यह व्यक्ति अपने समय में साहित्य की वास्तविक और सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान किया था। मित्रों, थोड़ा सा अगर हम देख लें कि इनको और किस नाम से जाना जाता था, जी हां, इन्हें पांडे बंधु के नाम से भी जाना जाता था। मित्रों, इनके अगर हम अनुज की बात करें, अनुज यानी छोटा भाई की बात करें, इनके अनुज में मुकुटधर पांडे का नाम आता है। मुकुटधर पांडे
तो जाहिर सी बात है दोनों बंधुओं के नाम पर ही पांडे बंधु इनको कहा गया। अगर हम इनके ग्रंथों की बात कर लें, इन्होंने कौन कौन सा ग्रंथ लिखा था, अभी मैंने बताया एक ग्रंथ का नाम है प्रवासी। क्या नाम है? जी हाँ, प्रवासी नामक ग्रंथ को सन 1906 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। और हम एक और ग्रंथ को अगर देखें तो एक और ग्रंथ मिल जाता है, क्या? मेवाड़ गाथा। क्या मिलता है? जी हाँ, मेवाड़ गाथा नामक ग्रंथ इनका मिलता है, जो कि सन 1914 ईस्वी में लिखा गया था। मित्रों, महानदी मैंने बताया था कि महानदी नामक इनकी एक रचना मिलती है, जो कि दूसरे तर्ज में लिखी गई है, दूसरी भाषा में लिखी गई है। और अगर देखा जाए तो ये जो प्रकाशन है 1910 ईस्वी में हुआ था महानदी का। इसके अतिरिक्त हमने बताया था पद्य पुष्पांजलि दो प्रकार की मिलती है। पद्य पुष्पांजलि, जी हाँ, पद्य पुष्पांजलि नामक रचना को इन्होंने सन 1915 ईस्वी में प्रकाशित करवाया, और ये भी 2 बार करवाया, यानी 2 भागों में। ये है, आप 2 भाग कह सकते हैं, 2 रूपों में कह सकते हैं। इस व्यक्ति की सबसे बड़ी बात क्या थी, इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा। एक चित्तौड़ के जो भीमसेन थे, आप जिसे जानते हैं, चित्तौड़ के भीमसेन, भीमसेन के अपूर्व स्वतत्व त्याग की कथा मित्रों नंददास की रास पंचाध्यायी के ढंग पर की थी, रोला में। किसमें की थी? रोला में की थी। यह महत्वपूर्ण बात है। एक इनकी रचना है मृगी दुख मोचन। ध्यान देना, मृगी दुख मोचन नामक रचना है, जिसको लिखा है इन्होंने लोचन प्रसाद पांडे में। इसमें इन्होंने मनुष्य की वेदना संवेदना लिखना किसी भी साहित्यकार के लिए बहुत कठिन बात नहीं है। इंपॉर्टेंट रचना है ये, मृगी दुख मोचन नामक ये रचना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस रचना में मनुष्य की वेदना संवेदना और उनके द्वारा किए गए क्रियाकलापों को नहीं, बल्कि जानवरों तक पहुंचने वाली इनकी जानवरों तक इनकी पहुंचने वाली दयापूर्ण और सर्वभूत जो इनकी भावना है, उस आधार पर आप कह सकते हैं कि इन्हें बहुत ही मार्मिक व्यक्ति कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने जानवरों की पीड़ा को समझते हुए इसमें उनकी संवेदनाओं और वेदनाओं को प्रकट करने का कार्य किया है। मित्रों, इससे ज्यादा इनके कुछ प्राप्त नहीं होता। पूछा क्या जा सकता है, इनकी रचना पूछी जा सकती है कि मेवाड़ गाथा किसकी रचना है? आप बता सकते हैं, सन 1914 में लिखा गया। इनका मतलब ये लोचन प्रसाद पांडे की रचना है। पांडे बंधु किसे कहा जाता है? तो लोचन प्रसाद पांडे और मुकुटधर पांडे को कहा जाता है। इसके साथ तीसरी बात आपसे क्या पूछी जा सकती है कि पद्य पुष्पांजलि किसकी रचना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप हाईलाइट लगा लेंगे। और तीसरी जो रचना बहुत पूछी जाती है, मृगी दुख मोचन नामक रचना पूछी जाती है, जिसमें जानवरों की जो क्रियाकलाप और उनकी संवेदना को समझने के लिए इन्होंने इस रचना को लिखा था। मुझे आशा है ये पूरी तरह से आप इसको समझ चुके हैं। बढ़ते हैं आगे एक और महत्वपूर्ण कवि के पास और देखते हैं कि महत्वपूर्ण जो कवि है वो कौन से हैं। नाम नाथुराम शर्मा का आप लोगों ने सुना होगा, और नाथुराम शर्मा का जन्म 1859 ईस्वी के आसपास पाया जाता है। मित्रों, इनका जन्म सन 1859 के आसपास मिलता जरूर है, और कहां मिलता है? हरदुआगंज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। हरदुआगंज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में नाथुराम शर्मा का जन्म हुआ था। और नाथुराम शर्मा के बारे में बताया जाता है कि साहित्य प्रज्ञा की इनको उपाधि मिली थी, और इस व्यक्ति की वाक्पटुता और कविता प्रस्तुत करने के जो तरीके थे उससे उस समय संपूर्ण साहित्य जगत बड़ा प्रभावित था। यह व्यक्ति 1859 में जरूर जन्मा था, लेकिन निसंदेह कह सकते हैं साहित्य की जो धारा द्विवेदी युग में प्रवाहित हो रही थी, उस धारा को निश्चित तौर पर एक बल देने के लिए और सामाजिक समस्याओं को पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी जाति धर्म संप्रदाय के मोह में आए, वास्तव में हिंदू धर्म की पोल खोलने का कार्य नाथुराम शर्मा ने किया था। तत्कालीन समय के विद्वानों ने इसलिए इनको अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने का सबसे महाबली कवि कहा, और किसी ने कहा कि झूठे कवि हैं, झूठी उड़ान भरने वाले कवि इनको कहा गया। और अतिशयोक्तिपूर्ण रचना लिखने के कारण इनको ऐसा हुआ, क्योंकि ये व्यक्ति जब जहां भी जाते थे, साहित्यिक मंचों पर भाग लेते थे, तो निसंदेह जब इनके मुंह से सरस्वती की धारा प्रवाहित हो रही होती थी, वो बड़ी अजीब से होती थी। और कहा जाता था कि संपूर्ण मंच पर केवल एक ही नाम होता था, नाथुराम शर्मा। तो ऐसे भी इनकी जब किसी की प्रगति होती तो उसकी आलोचना उसके पीछे हो जाती है, तो उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। नाथुराम शर्मा एक विशेष संप्रदाय के बीच में जन्मे थे, यानी मुस्लिम संप्रदाय के बीच में इनका घर था, और बताया जाता है कि उसमें इन्होंने खुद को बेहतर पाला और वहां के लोगों को बेहतर सपोर्ट मिला, और आगे चलकर ये साहित्यिक व्यक्ति बने, और उन्होंने निसंदेह अपनी रचनाओं में हिंदू मुस्लिम एकता को भी दर्शाने का कार्य किया। नाथुराम शर्मा की एक बहुत बेहतरीन ग्रंथ मिलता है मित्रों, जिस पे चर्चा बनता है और खूब बनता है, क्योंकि इन्होंने ग्रंथ लिखा था गर्भरंडा रहस्य। क्या लिखा था? जी हाँ, गर्भरंडा रहस्य नामक रचना को लिखा था। इस व्यक्ति के विषय में अगर हम जानना चाहें और हम बताना चाहें कि नाथुराम शर्मा के विषय में अगर हम जाने और बताएं कि ये दरअसल इतने प्रतिभावान व्यक्ति थे कि 17 वर्ष की जब इनकी उम्र थी, 17 वर्ष की उम्र पर ही अपने छोटे से किसी एक मित्र के ऊपर इन्होंने कविता लिखी, और वहां से जो सिलसिला प्रारंभ हुआ वो अंतिम सांस तक चलता रहा। जब गर्भरंडा रहस्य इन्होंने लिखा था तो संपूर्ण भारतीय समाज में इनका खूब विरोध भी हुआ, लेकिन सत्यता का चूंकि इन्होंने अंकन किया था, सत्यता को ही प्रकाशित करने का कार्य किया था, तो वही जो विरोध कर रहे थे उन्होंने ही स्वीकार कर लिया कि संदेह ये व्यक्ति बहुत बड़ा साहित्यकार है। मित्रों, गर्भरंडा रहस्य नामक कहानी में इन्होंने दिखाया है कि हिंदू धर्म में मंदिरों में जो अनाचार हैं और बाल विधवाओं का जो तिरस्कार होता था और उनके साथ जो कुकृत्य इस समाज का पुरुष करता था, इन सारी चीजों को स्पष्ट करने का कार्य वास्तव में नाथुराम शर्मा ने किया है। नाथुराम शर्मा ने बताया है कि चूंकि मित्रों शुरू करते हैं, दरअसल बात क्या थी मित्रों, अगर देखें भारतीय संसार में, भारतीय समाज में अगर देखा जाए तो हम पाते हैं कि भारतीय समाज में पहले छोटे छोटे बच्चों को विवाहित कर दिया जाता है, यानी बच्चा पैदा होने के 2 साल 1 साल बाद माता पिता, लड़की के माता पिता आपस में मिलकर बच्चों की शादी तय कर लेते थे, क्योंकि बाल विवाह उस समय प्रचलन में था। तो शादी जब हो जाती थी, छोटे छोटे बच्चे होते थे, तो उनको भी नहीं पता होता था कि मेरे पति कौन है, मेरी पत्नी कौन है। खेलने की जगह पे छोटी छोटी गुड़ियाओं में अपना और पराया ढूंढने वाले और सबको अपना और पराया बनाने, जहां बिल्कुल ख्याल ना रहा हो, और गुड़ियों में अपने आप को मस्त करने वाले बच्चे, पति हैं पत्नी है, एक दूसरे का क्या पता होता था। लेकिन माँ बाप इस बात को कर देते थे कि तुम्हारी पत्नी ये हो गई, तुम्हारा पति ये हो गया, ठीक है, जैसे भी होता था। उस समय चूंकि भारत में अभी भी बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं, लेकिन मेडिकल की उस समय बहुत ही क्राइसिस थी, मेडिकल बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो आए दिन महामारी भारत में आया करती थी और गांव के गांव साफ हो जाते थे। ऐसी परिस्थिति में जिस लड़की की शादी जिस लड़के से हुई हो और लड़का अगर डेथ कर जाता था, तो उस लड़की को अभागन और अशुभ मान लिया जाता था।
थे, जिसे देखना और जिसको समाज में देखना ही घृणित समझा जाता था, छूना तो बड़ी बात थी। तो होता क्या था कि उन बच्चियों को मंदिर पर जाके छोड़ आते थे। ध्यान दीजिएगा, एक देवी प्रथा हुआ करती थी। नाम अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको मिलेगा कि एक देवी प्रथा हुआ करती थी। तो देवी प्रथा के आधार पर जो विधवा हो जाती थी बच्चियां, जबकि मरी, उनका पति मरता किससे था जिसमें उनका कोई योग नहीं था, उनको खुद नहीं पता मेरा पति कौन, लेकिन वो पति यानी वो लड़का जब मर जाता था महामारी की वजह से, तो विधवा हो जाती थी स्त्री और उस पर अत्याचार होता था। तो पुरुष प्रधान देश में निसंदेह ये मानना ही पड़ेगा कि स्त्रियों के साथ बड़ा अत्याचार हुआ है, इसमें कोई तर्क नहीं है। और ना इसमें हम कहेंगे कि हमारी कोई बहुत ज्यादा संवेदना है, ये सच है, इसे स्वीकारना होगा। स्त्रियों को बहुत अत्याचार हुआ है, फिर भी उन्होंने मेरी सेवा यानी पुरुषों की सेवा, और आज भी हक से मैं कह सकता हूं कि इस दुनिया में अगर हूं तो वो मेरी मां की वजह से, क्योंकि मेरी मां भी एक स्त्री है। और मुझे जहां तक समझ में आता है कि स्त्री का ऋण चुका पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और वो चाहे स्त्री पत्नी के रूप में है, बहन के रूप में है, प्रेमिका के रूप में है, मां के रूप में, किसी भी रूप में है, वो अतुलनीय है, अद्भुत है। हाँ, उसका पास होना ही बहुत बड़ी बात है। तो गरिमामयी माहौल बनाना ही चाहिए, लेकिन ऐसा अभी तक हमारे भारतीय समाज में नहीं हुआ। हाँ, अगर हुआ है तो बहुत कम मात्रा में हुआ है। आज भी हमें स्त्रियों को छोटा और नीचा दिखाने का कार्य हमारे समाज में कहीं कहीं होता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बातें प्रवचन में नहीं बल्कि आपके जीवन में भी होनी चाहिए। प्रवचन में अगर है तो फिर आप तो फिर किसी काम करिए ना, मीठा बोलकर, अच्छे अच्छे प्रवचन देकर, सेब खाइए फर्स्ट क्लास। तो ऐसे कुछ नहीं होता। जिंदगी की झंझटों को झेलते हुए भी इन सिद्धांतों को जीवित रखे तो आप मनुष्य हैं, बस समझिएगा। तो ये सारी चीजों को पर्दाफाश करने का कार्य नाथूराम शर्मा ने किया। नाथूराम शर्मा ने बताया है कि किस प्रकार से उन स्त्रियों को, उन बच्चियों को जो होती थी, तो इनको देवी प्रथा के आधार पर मंदिरों पर छोड़ दिया जाता था। मंदिरों पर खाकर पीकर, चूंकि दान दक्षिणा खूब उस समय मंदिरों पर दिए जाते थे, तो वहां के जो महंत आदि होते थे उन बच्चियों को पालते थे, पोसते थे, और जब बड़ी हो जाती थी तो उन्हीं के साथ जो व्यक्ति विधवा स्त्री को देखने पर अपना कार्य अशुभ मान लेता था और काम नहीं करता था, वो उनको देखना जो इतना पाप था, तो उनको छूना सोचिए कितना बड़ा पाप रहा होगा। यहां पर पुरुष नहीं पाप मानता था, उनके साथ संभोग करके उनको गर्भवती करता था। तो विधवाएं कैसे गर्भवती हो जाती हैं, यही प्रश्न उठाया है नाथूराम शर्मा ने, कि जब वो विधवा थी जिनको देखना पाप है, तो गर्भवती कैसे? और अगर समाज चोरी चोरी उनके साथ लिपट रहा है, उनको स्पर्श कर रहा है, तो ये ढोंग क्यों? ये ढोंग क्यों? उसको स्वीकार करो ना कि कुछ नहीं होता। ये तांडव क्यों? इन सारी चीजों को, इन पीड़ाओं को उन्होंने गर्भभंडार रहस्य नामक रचना में लिखा था। मुझे लगता है यह व्यक्ति एक चीजों में और भी सर्वश्रेष्ठ था। राजा रवि वर्मा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि चित्रकारी बहुत ही सर्वश्रेष्ठ किया करते थे। भारत में चित्रकारों का 2-4 10 ही नाम तो बड़े हैं जिसको आप जान सकते हैं। तो राजा रवि वर्मा जो हुआ करते थे, उन्होंने भी जो चित्र बना देते थे, उस चित्र के आधार पर रचना करने का हुनर जो था वो इनके पास था। किसके पास? नाथूराम शर्मा के पास था। तो नाथूराम शर्मा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चित्रों को देखकर ही कविता लिख डाली। तो कहने का व्यक्ति ये आंसू कवि तो था ही, लेकिन विलक्षण प्रतिभा का भी धनी व्यक्ति था। तो आज इन्हीं के बारे में थोड़ा सा, ये जो परीक्षा उपयोगी चीजें हैं, हमने वो चीजें बताई जो आपकी भावनात्मक तथ्यों पर आधारित थी। आइए परीक्षा उपयोगी चीजें हम यहां देखते हैं। तो बढ़िए, नाथूराम शर्मा हेडिंग डालें। तो देखते हैं एक नाथूराम शर्मा, नाथूराम शर्मा जी को। नाथूराम शर्मा द्विवेदी युग के ऐसे बेहतरीन व्यक्तित्व थे जिनका जन्म जो है, अगर हम जन्म देखें तो ये जन्म हुआ था इनका 1859 ईस्वी में। कब हुआ था? 1859 ईस्वी में। अगर हम स्थान की बात कर लें कि वो स्थान क्या था, तो आप कह सकते हैं हरदुआगंज। कौन सा गंज? हरदुआगंज, अलीगढ़। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। मित्रों, अगर हम इनकी मृत्यु की बात कर लें तो इनकी मृत्यु 1932 ईस्वी में हुई थी। कहां पर हुई थी? जी हां, इनकी मृत्यु भी अलीगढ़ में हो गई थी। अगर हम देखें तो ये जो है ना, आगे चल करके जब इनकी जो मित्रता थी वो प्रताप नारायण मिश्र से हुई। प्रताप नारायण मिश्र इनके व्यक्तित्व और इनके साहित्य लेखन से बहुत प्रभावित हुए, और इनकी जब मित्रता प्रताप नारायण मिश्र से हुई तो मिश्र जी ने अनुमति प्रदान कर दी। सबसे पहले इनकी रचना ब्राह्मण नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। किसमें हुई? ब्राह्मण नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। और ब्राह्मण नामक पत्रिका में जब इनकी रचना प्रकाशित हुई तो आगे चल करके महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में भी आए। इसके बाद इनकी जो रचनाएं हैं वह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित भी होने लगी थी, और आगे चल करके सरस्वती पत्रिका के मुख्य साहित्यकार या मुख्य कवियों में से एक हो गए। इसके अतिरिक्त मित्रों अगर हम देखें तो यह व्यक्तित्व, ये जो व्यक्ति थे, ये 17 वर्ष की अवस्था, कितनी वर्ष की? 17 वर्ष की अवस्था से ही काव्य लिखना शुरू कर दिए थे। और इनके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जो मित्रों देखा जाए तो ये प्रारंभ में, मित्र इंपॉर्टेंट ये है कि ये प्रारंभ में ब्रज भाषा में काव्य करते थे। किसमें? ब्रज भाषा में लिखते थे। प्रारंभ में ब्रज भाषा में ये लिखते थे, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रभाव से और सरस्वती पत्रिका में लिखने की तरफ इनका जो रुझान हुआ, तो ये धीरे धीरे खड़ी बोली की तरफ अग्रसर हुए, और आगे चलकर इन्होंने ब्रजभाषा छोड़ दिया और खड़ी बोली में रचना करने लगे। इनकी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं कि इनके बारे में इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है ना, जो मैंने आपको बताया था, इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इन्होंने राजा रवि वर्मा के चित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि किन द्विवेदी के या कौन व्यक्ति राजा रवि वर्मा के चित्रों पर कविता करता था। तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही है कि राजा रवि वर्मा के चित्रों पर या चित्रों के आधार पर भी ये रचना कर लेते थे या ये रचना करते थे। कौन रचना करता था? जी हां, ये जो है छंद शास्त्र के बहुत बड़े मर्मज्ञ थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्या थे? छंद शास्त्र के सबसे बड़े मर्मज्ञ थे, सबसे बड़े मर्मज्ञ थे। मित्रों, इनको समय समय पर कई उपाधियां प्राप्त थीं। अगर हम उपाधियों को देखें, इनको कई उपाधियां प्राप्त थीं, और वो उपाधियां थी कौन कौन? नंबर 1, कविता कामिनी कांत नामक एक महत्वपूर्ण उपाधि ने प्राप्त थी। इसके साथ साथ भारतेंदु प्रज्ञेंदु
नामक उपाधि भी इन्हें प्राप्त थी। और अन्य देखा जाए तो साहित्य सुधाकर नामक पत्रिका, इनको उपाधि प्राप्त थी। तो कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंद्र और साहित्य सुधाकर नामक जो उपाधि थी वो किसको प्राप्त थी? आप बता सकते हैं कि ये प्राप्त थी नाथुराम शर्मा जी को। मित्रों, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था, इन ग्रंथों का हमने तो चर्चा किया ही है, लेकिन फिर से देख लें। एक इनकी रचना थी अनुराग रत्न। कौन सी थी? जी हाँ, अनुराग रत्न नामक रचना को लिखा था। और एक रचना जिसके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं, गर्भरंडा रहस्य नामक रचना को लिखा था। एक ग्रंथ इनका मिलता है शंकर सरोज। कौन सा मिलता है? जी हाँ, शंकर सरोज मिलता है। तो दूसरा इनका ग्रंथ मिलता है शंकर सर्वस्य। कौन सा? शंकर सर्वस्य, जो कि सन 1951 में लिखा गया। तो ये 4 महत्वपूर्ण इनके ग्रंथ मिलते हैं मित्रों, अगर नाथुराम शर्मा की समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण रचना करने के लिए जाना जाता है। मित्रों, ये व्यक्ति जो है द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति कर रहा था, समस्या पूर्ति के लिए ये जाने जाते हैं। और इसके साथ साथ ये अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने वाले कवि कहे गए। यदि अभी आपसे पूछ ले कि झूठी कविता करने वाला कवि कौन, झूठी कविता खड़ा करने वाला कवि कौन, तो ये सब आप क्या बताएंगे? बिल्कुल सही बताएंगे। मित्रों, इनकी जो रचना है ना, ये जिसको आप जानते हैं गर्भरंडा रहस्य, एक प्रबंध काव्य है जिसमें इन्होंने एक मिथक को, एक बात को, एक उक्ति को, विधवाओं की बुरी स्थिति, ध्यान दीजिएगा, विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों में अनाचार का वर्णन इसमें हुआ है। लिख लीजिएगा, विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों में अनाचार का जो रूप इन्होंने खाका तैयार किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी यह एक प्रबंध काव्य है जिसमें इन्होंने एक पूरे कथानक और को एक मसले को पूरी तरह से स्पष्ट करने का कार्य किया है। मित्रों, यह व्यक्ति न केवल इन सारी रचनाओं में, इन सारी विशेषताओं के साथ, अब आपको याद क्या करना होगा, राजा रवि वर्मा की, ये देखिए जितने को मैं बोल रहा हूं तो ध्यान देना, जितने को बोल रहा हूं, राजा रवि राम वर्मा की रचनाओं पर, यानी कि चित्रों पर किसने रचना की? तो नाथुराम शर्मा ने की। ये किस पत्रिका में पहले प्रकाशित कराया? ब्राह्मण में, बाद में सरस्वती पत्रिका के मेन हो गए। और ये कब, कितनी वर्ष में कविता प्रारंभ की? 17 वर्षों में। इन्होंने पहले किस भाषा में लिखा? तो ब्रज भाषा में। बाद में किसमें आया? खड़ी बोली में। इनसे पूछा जा सकता है आपसे कि द्विवेदी युग का सबसे बड़ा छंद शास्त्र का मर्मज्ञ कौन था? तो आप बता सकते हैं छंद शास्त्र मर्मज्ञ नाथुराम शर्मा थे। समस्या पूर्ति द्विवेदी युग में करते हुए अतिशयोक्तिपूर्ण कविता का जनक किसे कहा जाता है, या अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने का कवि किसे कहा जा सकता है? तो आप बता सकते हैं नाथुराम शर्मा का। और इससे ज्यादा आपसे कुछ पूछा नहीं जा सकता। मित्रों, आपसे ये पूछ सकता है कि अनुराग रत्न किसकी रचना है, शंकर सरोज किसकी रचना है, गर्भरंडा रहस्य किसकी रचना है। और इन उपाधियों के बारे में भी पूछा जा सकता है कि कविता कामिनी किसकी, कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंद्र, साहित्य सुधाकर, ये महत्वपूर्ण उपाधियां किसकी हैं? निश्चित तौर पर आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखना होगा। बढ़ते हैं और आगे अब इनकी कविताओं में देखते हैं कि पंक्तियां जो आपसे पूछी जा सकती हैं, और ये पंक्तियां देखिएगा कितनी शानदार हैं, उनमें राष्ट्रीयता का जो भाव हमें दिखाई देता है वो बहुत ही अद्भुत और श्रेष्ठ रहा है। यानी यह व्यक्ति न केवल श्रृंगारिक था बल्कि राष्ट्रीय कविताओं में भी इनकी खूब अनुरक्ति थी, इनका खूब अनुराग था। अपनी कविताओं में श्रृंगारिकता और हमने बताया अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन के साथ साथ इन्होंने व्यंग का जबरदस्त सहयोग लिया है। और अपनी रचनाओं देखिए क्या कहते हैं कि भड़क भुला दो भूतकाल की, ध्यान दीजिएगा, भड़क भुला दो भूतकाल की, सजिए वर्तमान के साज। भगवान कृष्ण को कह रहे हैं क्या? भड़क भुला दो भूतकाल की, हे प्रभु आप भड़क अपनी भुला दे, अपनी चमक धमक, अपने जो वेशभूषा थी, मुकुट था, मुरली का पंख था, वो भूतकाल की अपने ड्रेस को छोड़ दीजिए और आप अब नए ड्रेस में आ जाइए। सजिए वर्तमान के साज, वर्तमान में जो वस्त्र आजकल आए हैं उन वस्त्रों को धारण कर दीजिए। क्या कहते हैं कि फैशन फेर इंडिया भर के, गोरे गाड़ बनो ब्रजराज। फैशन फिर इंडिया भर के, हे प्रभु अब जो भारत में फैशन आ गया है, इंडिया में फैशन आ गया है, उस फैशन के अनुसार अब आप सांवले मत रहो, गोरे गार्ड बन जाइए, गोरे हो जाइए। और नए नए जो फैंसी कपड़े आए हैं, उड़ैला मुड़ैला पंख छोड़िए, वो साज सज्जा वो मुकुट छोड़िए, अब नए वस्त्र धारण कर लीजिए जो अंग्रेजों ने भेजा है, गोरों के गार्ड बनिए प्रभु। अब मुरलीधर गिरिधर गोपाल कहने से कुछ नहीं होगा, गोरे गार्ड में बड़ी शक्ति है। अर्थात उन्होंने गोरे गार्ड कहकर अंग्रेजों की भर्त्सना की है। इस पंक्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति थी मित्रों। एक और इन्होंने कहा है जगाते हुए क्या कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा। आगे कहते हैं कि प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा, देशभक्त प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा। कहते डरना नहीं है, देश पर अपनी संपूर्ण जवानी और अपने संपूर्ण अस्तित्व को मिटा दो, देश स्वतंत्र रहेगा तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां तुमको वंदन करेंगे। आगे कहते हैं कि फिर यहां व्यंग का सहारा लिया, इन्होंने कहा कि छड़ीधार छैल छबीले बनो, क्या छड़ीधार छैल छबीले बनो, रंगीले रसीले फबीले बनो, छड़ीधार छैल छबीले बनो, रंगीले
रंगीले रसीले, रंगीले रसीले फबीले बनो, चाहे जो बनो, कह रहे हैं नाथुराम कि चाहे जो बन जाओ, छड़ी धार एकदम पतले से छड़ी की तरह, छह छबीले बन जाओ, पूरी तरह हरदम सजे बजे रहो, एकदम भड़काऊ रूप बना लो, रंगीले रहो, रसीले भी हो जाओ, फबीले भी हो जाओ। आगे कहते हैं न चूको, क्या कह रहे हैं, न चूको भले भोग भोगी बनो, न चूको भले भोग भोगी बनो। क्या कहा, न चूको भले भोग भोगी बनो। आगे कह रहे हैं लेकिन महत्वपूर्ण चीजें, किसी बेड़नी के, किसी बेड़नी के वियोगी बनो, किसी बेड़नी के वियोगी बनो। क्या कहा, छड़ी धार छैल छबीले बनो, रंगीले रसीले फबीले बनो। जो मर्जी बन जाओ अपने जीवन में, न चूको भले भोग भोगी बनो। अपने जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त करो, हर प्रकार के कुकृत्य कर लो, लेकिन किसी बेड़नी के वियोगी बनो। ऐसे बनो कि किसी स्त्री के हृदय में दुख, प्रेम रूपी दुख को उत्पन्न कर सको, वियोग में तुम्हारे कोई मर सके, कोई लड़की तुमसे प्रेम कर सके, कुछ ऐसा कर्तव्य करो। क्योंकि जब किसी स्त्री के हृदय में आप रहने की कुव्वत रख लेंगे, औकात रख लेंगे, और किसी की पीड़ा का कारण, पीड़ा का वो दर्द नहीं जो करुण होता है, यहाँ प्रेम की पीड़ा की बात है। जब आपके प्रेम में कोई मरने लगे, वियोग में मरने लगे, मान लेना जीवन सार्थक हो गया। अन्यथा अगर ऐसा नहीं है, आपके वियोग में कोई नहीं रहा, आप मान लीजिए आपका जीवन होते हुए भी सर्वस्व किसी काम का नहीं, ये बात इन्होंने कहा था शंकर नदी। यहाँ मित्रों ये सारी महत्वपूर्ण पंक्तियां याद करके जाइएगा, इससे ज्यादा आपसे कुछ पूछा नहीं जा सकता इनके बारे में। मिलते हैं वीडियो के साथ और अगले तथ्य के साथ। यहीं पर इस वीडियो को देते हैं विराम, और द्विवेदी युग के और कवियों और साहित्यकारों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के वीडियो में। तब तक आप सबका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय। जय हिंद, जय हिंद।